नक्श अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसको अपने सपने में एक नागिन दिखती है जो उससे बोलती है, सुमेंद्र तुम कब लौटोगे? आखिर मेरा बरसों का इंतजार कब खत्म होगा? क्या मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा? नींद में ये सपना देखकर नक्श आधी रात को उठ जाता है। उसके ऐसे अचानक घबरा कर उठने से उसके साथ सोई उसकी पत्नी आशिका की नींद भी खुल जाती है, जो उसको संभालते हुए बोलती है, क्या हुआ नक्श? कोई बुरा सपना देखा क्या? बताओ क्या हुआ? वही सपना आशिका जो हर बार आता है। पता नहीं क्या रिश्ता है मेरा इन सपनों से। ऐसा लगता है जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ। ये क्या बोले जा रहे हो आप? काम के कारण बहुत थक गए हो, इसलिए ये सपने आते हैं। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर आराम करो। शायद तुम सही कह रही हो। मैं कल बॉस से छुट्टी की बात करता हूँ। नक्श उस डरावने सपने को महज एक इत्तेफाक समझकर दोबारा सो जाता है। तभी उन दोनों पति पत्नी के सोने के बाद उनके कमरे में सच में एक इच्छाधारी नागिन प्रकट होती है और बोलती है, आखिर और कितना इंतजार करना होगा मुझे? क्या मेरी मोहब्बत कभी पूरी ही नहीं होगी? आखिर कौन है ये नागिन और क्या है इसके अधूरे प्यार की कहानी? आइए जानने के लिए चलते हैं लगभग 100 वर्ष पहले इंसानों की बस्ती से कोसों दूर बड़े सुमेरपुर राज्य की एक बेहद ही खूबसूरत रानी इंद्रावती अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में थी, जो अपने राज्य के मंत्रियों को एक आदेश देते हुए बोलती है, मंत्रीगणों, आसपास के सभी राज्यों में मेरे विवाह के लिए योग्य वर की तलाश जारी कर दी जाए। और याद रखना, जो पुरुष दिखने में देव समान हो, जिसकी भुजाओं में असीमित बल हो, केवल ऐसे ही पुरुष मेरे वर के रूप में चुने जाएंगे। रानी इंद्रावती के बोलने पर आसपास के सभी राज्यों में ये संदेशा भेज दिया जाता है। उसी गांव के जंगल में एक इच्छाधारी नाग सुमेंद्र और नागिन सुनैना का जोड़ा शिव की पूजा के लिए आया था और नाग लोक से धरती लोक आने पर वो अपनी इंसानी रूप में ही दर्शन कर रहा था। इसीलिए भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर दोनों नमन करते हैं, जिसके बाद सुनैना बोलती है, हे भोलेनाथ, 2 दिन बाद मैं और सुमेंद्र विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। हमारा अधूरा प्यार पूरा होने वाला है। सब कुछ अच्छे से हो जाए भोलेनाथ, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। दोनों नाग नागिन मंदिर में भोलेनाथ का आशीर्वाद ले ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण नागिन तो अपना सांप रूप लेकर छुप जाती है, लेकिन सुमेंद्र को रानी इंद्रावती के सैनिक पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि सुमेंद्र की छवि बिल्कुल वैसी थी जैसी रानी इंद्रावती को अपने वर के रूप में चाहिए थी। ये देखकर नागिन परेशान हो जाती है और वो अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है, ये क्या हुआ? ये लोग सुमेंद्र के साथ ना जाने क्या करेंगे। मुझे देखना ही होगा, आखिर सुमेंद्र को क्यों बंदी बनाकर ले जाया गया। सुनैना भी सैनिकों के पीछे जाती है, जो सुमेंद्र को लेकर रानी के सामने जाते हैं और रानी इंद्रावती सुमेंद्र को पहली नजर में ही देखकर पसंद कर लेती है और वो उसके साथ अपने विवाह की घोषणा कर देती है। कुछ ही समय में सुमेंद्र का इंद्रावती से विवाह हो जाता है। ये देखकर सुनैना अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, सुमेंद्र, तुम्हारे विवाह के कारण तुम 7 जन्मों के लिए इंद्रावती के हो गए। इसका मतलब मुझे अब तुम्हारा इंतजार अगले 7 जन्मों तक और करना पड़ेगा। 2 दिन बाद हमारा विवाह था, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। सुनैना ये सब सोचकर आंसू बहाने लगती है कि तभी एक बार फिर नक्श की आंखें खुलती है, लेकिन वो उठकर देखता है तो उसको कोई नहीं दिखता। तभी वो पानी पीने के लिए बाहर आता है और तभी वहाँ सुनैना उसके सामने आती है, जिसे देखकर वो बोलता है, तुम तो वही नागिन हो जो मेरे सपने में आती हो। आखिर क्यों? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरा प्यार हो। आखिर कितने जन्मों तक मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा, बस ये बता दो मुझे। मेरा नाम सुमेंद्र नहीं है और तुम जो भी हो जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाकर सबको उठाऊंगा। मेरी बात सुनो,
फिर तुम्हें जो करना है वो कर लेना। मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। सुनैना नक्श को उसके पिछले जन्म की सारी कहानी बताती है, जिसको सुनकर नक्श बोलता है, ये सब तो मुझे सपने में दिखता है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम नागिन अपने फायदे के लिए इंसान के दिमाग को वश में कर लेती हो, इसीलिए जाओ तुम मेरी जिंदगी से। मैं अपनी पत्नी आशिका के साथ बहुत खुश हूँ। इंद्रावती ही इस जन्म में आशिका बनकर आई है। तुम खुद तो उस जन्म से बाहर निकल गए, लेकिन मैं अब भी वहीं अटकी हुई हूँ। मुझे अब भी मेरे अधूरे प्यार के पूरे होने का इंतजार है, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सुनैना वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन हर पल नक्श के साथ उसके सुरक्षा कवच की तरह रहती है। यहाँ तक कि वो आशिका पर भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने देती। ऐसे ही एक शाम आशिका रसोई में गैस ऑन करके भूल जाती है। कुछ देर में जब वो वापस आती है तो ये भूल जाती है कि गैस ऑन ही है, और वो माचिस की तिल्ली जलाती इससे पहले ही उसके सामने एक सांप आता है, जिसको देखकर वो चिल्लाकर बाहर भाग जाती है। और कुछ ही देर में उसको याद आता है कि गैस ऑन है। वो हिम्मत करके वापस रसोई में जाती है और गैस बंद होती है, और उसकी सारी बदबू भी खिड़की के सहारे बाहर जा चुकी थी। ये देखकर वो बोलती है, ये क्या, गैस बंद है? मतलब वो सांप मुझे डसने नहीं बैठा था। हे भगवान, शुक्रिया, आपके भेजे फरिश्ते ने आज मेरी जान बचा ली। शाम को नक्श के आने पर आशिका उसको सारी सच्चाई बताती है, जिस पर नक्श बोलता है, तुम ना आजकल बहुत ऐसे उल्टे सीधे सीरियल देखकर बेतुकी बातें कर रही हो। कोई सांप बाप नहीं होगा, तुम्हारा वहम है। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं होते बस। तुम गुस्सा मत करो, मैं पानी लाती हूँ। आशिका के सांप का जिक्र करने पर नक्श को अपने पुराने जन्म की छवि दिखने लग जाती है, और वो अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोलता है, नहीं, ये सब सच नहीं है। मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं है। वो बस मेरे दिमाग पर अपना वश करने की कोशिश कर रही है। नक्श इसको नागिन की चाल समझता है, जबकि सुनैना तो अपने प्यार के खातिर उसकी और उसकी पत्नी की रक्षा कर रही थी, ताकि एक दिन सुमेंद्र को उसका प्यार याद आए। पर शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक शाम आशिका छत से कपड़े उतार रही होती है, तभी जाने अनजाने में वो छत के कोने पर आ जाती है और गिरने ही वाली होती है कि तभी एक अनजान शक्ति उसको आगे की ओर धक्का देकर बचा लेती है। वो मुड़कर देखती है तो वो सांप होता है, जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, नक्श बचाओ, मुझे ये सांप मार देगा, बचाओ। बस बहुत हुआ, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नक्श ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, पास पड़ा डंडा उठाता है और उस सांप पर दे मारता है, और उसके घायल होने पर वो पैर मारकर उसको नीचे फेंक देता है, जिसके कारण वो नीचे एक लोहे के गेट के ऊपर जा गिरता है और उसका पूरा शरीर लहू लुहान हो जाता है। तभी वो सांप इंसानी रूप में बदल जाता है, जो कि सुनैना होती है। ये देखकर सब नीचे जाते हैं और सुनैना अपनी आखिरी सांस लेते हुए बोलती है, अच्छा किया नक्श तुमने, जो अपने हाथों से ही मुझे मौत दे दी। इस अधूरे प्यार के कारण मेरी जिंदगी जीने लायक बची ही नहीं थी। अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं लौटूंगी। खुश रहना। ये सब देखकर नक्श को सब याद आता है और वो सुनैना के पास जाकर बोलता है, सुनैना, मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने में क्या कर दिया, मुझे माफ कर दो। कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ, जो हुआ हमारी किस्मत में वही लिखा था। आशिका को जब पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वो नक्श से बोलती है, सुनैना हमेशा हमारे साथ एक रक्षक बनकर रही। नक्श, सुनैना की मुक्ति के लिए तुम उसकी मांग भरकर उसको पूरे विधि विधान से इस दुनिया के साथ विदा करो, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आशिका के कहने के मुताबिक सुनैना के पार्थिव शरीर को नीचे उतारा जाता है, जिसके बाद नक्श उसकी मांग भरता है और आशिका सुनैना को सुहागनों की जैसे श्रृंगार करती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान अनुसार सुनैना का अंतिम संस्कार किया जाता है। और उस दिन के बाद से
नक्श को कभी नाग नागिन के सपने नहीं आए और सुनैना के जीते जी जो प्यार पूरा ना हो सका वो उसके मरने के बाद हो गया। वो सुमेंद्र की सुहागन बनकर चाहे ना मर सकी हो, लेकिन वो नक्श की सुहागन बनकर मरी, जिसके कारण उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वो कभी नक्श की जिंदगी में लौटकर नहीं आई।